हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं जुगल आर्य आप सभी का एक बार और हमारे यूट्यूब चैनल जुगल आर्य में हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। आज का विषय है हम कक्षा 10वीं जो माध्यमिक शिक्षा मंडल एमपी बोर्ड हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2020 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसका गणित का संपूर्ण पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। एक पार्ट में ये पेपर संभव नहीं है तो आज मैं पहला पार्ट इसका बना देता हूँ और अगले पार्ट आपके सामने जल्दी से जल्द रखूँगा। पूरे के पूरे पूर्ण सवाल का सॉल्यूशन करता रहूँगा। आज के वीडियो में मैं कुछ छोटे प्रश्न और वैकल्पिक प्रश्न को कवर करने वाला हूँ और अगले वीडियो में जल्द से जल्द मैं आपके सामने प्रोवाइड कर दूँगा। इस प्रश्न की रूपरेखा आपके सामने मैं बना देता हूँ। इस प्रश्न पत्र में आपको 3 घंटे दिए जाएंगे जो वार्षिक परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं गणित की कक्षा 10वीं की, और मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 के रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव यहाँ पर आएंगे। इसके बाद हम अगले वाले पैटर्न पर आते हैं। तो हमारा सही विकल्प चुनकर लिखना है, तो इसको मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। पहले वाले सही विकल्प में बताया गया है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 तो समीकरण निकाय a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y के लिए कौन सी शर्त बताई गई। यदि तीनों कंडीशन यहाँ पर बराबर दी होती है a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तो उसको बोल सकते हैं अनंततः अनेक हल होंगे। इसी के सामने मैं आपको बता देता हूँ, यदि इसी शर्त को a1/a2 बराबर नहीं है दे देता वो, जैसे कि यहाँ लिख देता हूँ मैं a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू बोल देता, तो इसको बोल सकते हैं हम एक अद्वितीय हल होगा। और यदि तीनों कंडीशन शुरुआत की 2 बराबर होती और तीसरी बराबर नहीं होती तो इसका कोई हल नहीं होता। ये तीनों शर्त आपकी वार्षिक परीक्षा में आ सकती है। इनका जैसे अलग अलग नाम है, एक अद्वितीय हल होने का नाम समीकरण निकाय जब प्रतिच्छेद करता है, एक दूसरे को क्रॉस करता है तो एक अद्वितीय हल होगा। यदि वह समांतर होगा तो इसका कोई हल नहीं होगा। और यदि संपाती यानी एक ही रेखा पर बिंदु होते हैं तो उसका अनंततः अनेक हल होंगे कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो पहले वाले ऑप्शन का हमने बता दिया था, इसका अनेक हल होंगे। अगला वाला ऑप्शन है आपका, एक एपी श्रेणी दी है, समांतर श्रेणी बोलते हैं इसको। इसमें 10, 7 और 4 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10, 7 और 4 का, तो इसका फार्मूला याद होना चाहिए हमें। इसको लिख सकते हैं an, यहाँ पर हम इसका फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हमारे पास a का मान, जो प्रथम पद होता है उसको a लिखते हैं हम, तो a का मान यहाँ पर हमारे पास है 10। अब a 10 होने के बाद हम देखते हैं ध्यान से, हमारे पास d जब निकालते हैं तो d क्या होता है इसका, d हमारा n जो उसने 10वें पद की बात करी है तो 10वां पद हमारा रहेगा इसमें n, तो n की जगह पर हम 10 लिख देते हैं -1। और d मतलब दूसरे में से पहला पद घटाना, तो इसका d का मान आएगा 7 माइनस का आपका 3 आ जाएगा। यदि हम 10 यहाँ पर लिखते हैं और 10 में से इसको घटाते हैं तो ये बचता है 9 और माइनस ये हो जाएगा आपका 3। अब ये हो जाएगा 10 और 9 3 आ जाएगा आपका माइनस का 27। यदि माइनस के 27 में से 10 को घटाते हैं तो आपका आ जाएगा माइनस का 17। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आपका सही रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल हमारा दिया गया है तीसरा वाला, यदि द्विघात बहुपद ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्यंक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा माने शून्यंकों का योगफल, और शून्यंकों का योगफल होता है माइनस का बी बटा ए। अब हम लिख सकते हैं, यदि पूछा जाता अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, तो इसका होता है सी बटा ए। तो दोनों ऑप्शन आपके सामने कवर कर दिए हैं। इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपके इस चैप्टरों में से बन सकते हैं। यदि अभी भी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। इसी प्रकार हम मैथ्स और अन्य विषय के वीडियो आपके सामने प्रोवाइड करते रहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले वाले ऑप्शंस की तरफ। ये हम प्रीवियस ईयर का पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए तैयार करके लेकर आए हैं। यदि P और Q केंद्र O वाले सिरे वृत्त पर P A और P Q को इस प्रकार से स्पर्श करती है, जैसे एक वृत्त बना लेते हैं, यहाँ पर इसका केंद्र बिंदु नाम दे देते हैं, यहाँ से एक रेखा खींचते हैं बीचों बीच में से, इसको हम P बिंदु नाम दे देते हैं। अब P बिंदु नाम देने के बाद स्पर्श रेखा की बात कर दी तो एक स्पर्श रेखा इधर से खींचते हैं और एक स्पर्श रेखा इधर से, इस पर हम A नाम दे देते हैं इसको,
और इसको B, इसको केंद्र नाम दे देते हैं और यहाँ से इसको मिलाते हैं और यहाँ से इसको, तो ये जो रेखा बनेगी, ये लंब डाला तो 90 का, ये 90 का, और ये हमारे पास कोण दिया है 80 डिग्री का, तो ये 80 डिग्री, और इसको समद्विभाजक किया तो ऊपर वाला 40 और नीचे वाला भी 40 का रहेगा। जब ये 40, ये 90, अब 90 हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो यहाँ का ऊपर वाला 40 है और ये 90, 90 और 40 यदि हम जोड़ते हैं तो कितना होता है 130 डिग्री, और 130 हमने बोला कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो ये जो बचा हुआ कोण इसने पूछा है O, तो ये कोण बनेगा आपका 50 डिग्री का। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका A सही रहेगा। आपके सामने हमने एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं, यदि त्रिभुज ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है जिसकी दो भुजाएं समान हो उसको समबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इस प्रकार D भुजा BC का मध्य बिंदु है, मतलब D भुजा यानी कि मध्य बिंदु S है, तो इसका दूसरा हिस्सा है मध्य बिंदु है, तो बताइए कि इसमें ABC और BDC के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो इसको और क्लियर करने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जब मध्य बिंदु दो भागों में बांटता है तो इसका जो अनुपात बनेगा वो 2 बनेगा, 2:1। तो हम इसका फार्मूला जानते हैं A1/A2, माने ए पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल का वर्ग और दूसरे वाले त्रिभुज के क्षेत्रफलों के वर्ग का अनुपात, तो 2 का वर्ग कर देंगे, 1 का वर्ग कर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4:1। आगे बढ़ते हैं हम सही विकल्प की तरफ। तो सही विकल्प में पहले वाले में पूछा है बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। तो बेलन के आयतन का सूत्र होता है πr²h। पाई जहाँ पर त्रिज्या है, h इसकी ऊंचाई है और पाई हमारा 22/7 इसका मान होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम। ऑप्शन नंबर आपका खालिस्तान, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक प्रायिकताओं का योग कितना होता है, तो इसका योग होता है 1। ये ना हम कह सकते हैं किसी संभव परिणाम की प्रायिकता PE और PE बार, माने दो प्रायिकता का योग हमेशा एक ही होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि यदि कभी प्रायिकता का बोला जाए तो प्रायिकता का मान कभी भी 0 से कम और 1 के बीच में, यानी कि 1 से बड़ा नहीं आ सकता, तो ये हम प्रायिकता ले सकते हैं। संभव परिणामों की प्रायिकता का योग सदैव 1 होता है। अब आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापांकों में से एक अनुभाविक संबंध क्या होगा, तो इसने कहा 3 माध्यक इंटू बहुलक प्लस, तो ये हम लिख सकते हैं 2 गुणित माध्य, इसको दर्शाते हैं। तो ये माध्यक जो होता है जिसको माध्यिका भी बोलते हैं, इसको m से दर्शाते हैं, बहुलक को z से दर्शाते हैं और माध्य को x बार से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार से भी आपका ऑप्शन में आपका फार्मूला बन सकता है कि 3m, यदि अगले वाले पेपर में अगली बार ऐसा आता है तो 3m = z प्लस 2 × x बार, ऐसा हो सकता है। आगे बढ़ें अब हम इस प्रश्न को। यदि पूछा गया है r त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr², जहाँ वृत्त का क्षेत्रफल, और यदि वृत्त की परिधि पूछता है इसकी जगह पे तो 2πr, तो इसका ऑप्शन नंबर आपका रहेगा πr²। हम आपका पेपर संपूर्ण सोल्व कर रहे हैं, इसलिए अगले एक्स्ट्रा सूत्र भी आपको बता रहे हैं। अब 5वां वाला पढ़ते हैं। किसी वृत्त की स्पर्श रेखाएं उसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो कोई वृत्त है, उस पर स्पर्श रेखा हम खींचते हैं, तो वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो वृत्त खींचते हैं तो वृत्त पर ये से बिंदु यहाँ से निकल के जाएगी, तो एक ही जगह पर प्रतिच्छेद करेगी, तो उसको 1 लिखना है इसका आंसर। अब आगे बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण सत्य असत्य की तरफ, यानी कि पहला वाला सत्य सत्य पढ़ता हूँ मैं। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले वर्ग के सभी वर्गों की बारंबारताओं के योग होता है। तो उसने कहा है वैसे तो योग होता है, लेकिन उसने कहा उससे पहले वाली बारंबारताओं के योग के बराबर होता है, तो ये आपका रहेगा असत्य। किसी वृत्त की त्रिज्या r वाले वृत्त की परिधि 2πr होती है, तो ये आपका सही रहेगा, वृत्त की परिधि 2πr रहती है। यदि 2 के किसी बहुपद घात 2 के किसी बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यंक हो सकते हैं, ये भी सही रहेगा। अब पहले तो इसका एक बहुपद लिख देता हूँ, ax² प्लस bx प्लस c = 0। यदि इसको धराचार्य विधि या गुणनखंड विधि से तोड़ें तो इसके शून्यंकों की संख्या हमें 2 ही प्राप्त होगी। आगे बढ़ते हैं। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी क्या y निर्देशांक होती, नहीं, ये असत्य रहेगा, क्योंकि y अक्ष से दूरी होगी आपकी x, और यदि x अक्ष पूछता तो इसकी जस्ट उल्टी दूरी आ जाती y, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या √2 एक परिमेय संख्या है, तो नहीं, ये असत्य रहेगा। √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, एक अपरिमेय संख्या है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं।
जो हमारे ऑप्शंस में जोड़ियां दी है, इन जोड़ियों को ध्यान से देखते हैं। जोड़ियां हमारी सही जोड़ी बनाइए। चौथा ऑप्शन एक एक अंक के प्रश्न। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसी प्रकार हर एक विषय के आपको ये मिलते प्रश्न पत्र प्रोवाइड हम करते रहेंगे, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम आगे बढ़ते हैं जोड़ी की तरफ। तो कॉलम ए से कॉलम बी को मिलाना है। तो कोसेक 90 माइनस थीटा ये पूरक कोण है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सेक थीटा। और ये हमारी सर्वसमीका है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि मैं दोनों पक्षों का वर्ग करता हूँ तो उसका रूट हट जाता है, और एक का वर्ग करता हूँ तो ये ऐसा कैसा रहेगा, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। साइन 0 डिग्री का मान, तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। और टेन थीटा का मान कितना होता है, टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा। कोस 45 का मान होता है। त्रिकोणमिति सारणी से मैं बहुत जल्द आपके सामने त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण चैप्टर लाऊंगा, जिसमें त्रिकोणमिति सारणी भी कवर करवाने वाला हूं। लेकिन सबसे पहले मैं इस वीडियो के सारे प्रश्न को कवर करवाने वाला हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसमें आपको प्रश्न क्रमांक 5वां का पहला दिया हुआ है दृष्टि रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार हर सेट्स में या हर सन में पूछा जाता है। दृष्टि रेखा प्रेक्षक की आंख से उस बिंदु तक देखते हैं, जैसे ऊंचाई पर हो या फिर नीचे हो, उसके बिंदु से बनने वाली रेखा क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। फिर समीकरण दो चरों वाले एक्स व वाई के रेखीय समीकरण का मानक रूप लिखिए। तो हम संख्या की बजाय हम ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, क्योंकि एक चर इसमें x हो जाएगा और दूसरा चर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये द्विचर रेखीय समीकरण कहलाता है। रेखीय समीकरण उसे कहते हैं जिस समीकरण की घात कुछ भी नहीं होती, एक घात होती है, उसे रेखीय समीकरण। अब समांतर श्रेणी का व्यापक रूप, सीधी भाषा में बोला जाए तो समांतर श्रेणी का मतलब ये होता है जिसमें समान अंतर होता है, वो समांतर श्रेणी कहलाती है। तो यहाँ पर समान अंतर के लिए हम इसको लिख देंगे ए के बाद आता है ए, फिर a प्लस डी, फिर a प्लस 2d। इस प्रकार से ये क्रम चलता जाएगा। अब हम देखते हैं, यदि 2 4 6, ये हमने लिख दिया 2 4 6, तो यदि इनका अंतर देखा जाए तो 2 2 का अंतर है, तो इसी प्रकार इसको हम बोल सकते हैं ये एक समांतर श्रेणी है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक आपके इसके 4th वाले पर, द्विघात समीकरण ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c के विविधकर का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो विविधकर को हम d से दर्शाते हैं, और विविधकर का सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। इसकी कंडीशन भी होती है, कंडीशन ये होती है इसकी, ध्यान से समझें। कंडीशन ये होती है, यदि d का मान, विविधकर का मान यदि पॉजिटिव आया है आपका, मतलब d का मान बड़ा है, प्लस वाला है, तो मूल वास्तविक और असमान होंगे। यदि d का मान 0 से छोटा है तो मूल काल्पनिक या अवास्तविक होंगे और असमान होंगे। यदि d के बराबर आया है तो मूल बराबर होंगे। ये हमने कवर किया। अब हम देखते हैं चौथा वाला, x प्लस 1 का होल वर्ग बराबर कोष्टक के अंदर 2x माइनस 3 द्विघात समीकरण है। तो हम कह सकते हैं हाँ ये एक द्विघात समीकरण है, कारण सहित बताना है। तो इसका होल वर्ग खोल देंगे, x का वर्ग प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 3। जब इसको सोल्व करेंगे 2 से 2, लेकिन उसकी घात तो 2 है, तो हम कह सकते हैं एक ये द्विघात समीकरण है। हमने इन 5 प्रश्न के ऑब्जेक्टिव कवर किए। अब आपके सामने मैं छठा प्रश्न यहाँ पर भी बना सकता हूँ, इसको छोटा वाला प्रश्न है तो मैं 2-3 प्रश्न बना देता हूँ, और अगले वीडियो में पार्ट 2 में सारे के सारे कॉपी पेन पर आपको सॉल्व करके बताऊँगा किस प्रकार से आपको एग्जाम में लिखना है। दिया है हल सभी का सभी आपको लिखना है, तो इस प्रकार से तैयारी करके आपको जाना है। और 2 अंक का प्रश्न आपके सामने में रखता हूँ। ये 2 अंक का प्रश्न है, इसके और में भी दिया हुआ है। इसमें बताया गया है कि 12, 15 और 21 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यदि हम अभाज्य गुणनखंड विधि लेते हैं तो 12 लिख देते हैं और 12 का एलसीएम निकालते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा। 2 6 जा 12, 2 छंकी 12 होता है, 2 से काटते हैं, 3 बार कटता है, तो ये हो गया 2 बार। तो हम सबसे पहले जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कॉपी पेन भी लेंगे हम। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे दिया है, फिर हम निकालेंगे इसका 15 का, तो 15 का हम सीधा डिवाइड करेंगे, 3 से कटेगा, 3 तो 3 पंजे 15 हो जाएगा, और ये फिर 5 से डिवाइड कर देंगे। फिर अगला वाला देखते हैं इसका 21 को, तो 21 को हम काटते हैं 3 से, कितनी बार 7 बार, और इसे 7 से 1 बार। अब हम देखते हैं ध्यान से कि 12 का डिवाइडेशन किया तो हमारे पास आया था 2 गुणित 2 गुणित 2, और फिर ये 3, माफ़ करना ये 3 है आपका,
3, और ये आपका 15 का हुआ था तो 3 पंजे 15, और फिर आपका 21 का हुआ था तो 3 गुणित 7। यहाँ पर उसने पूछा है HCF यानी महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो फैक्टर जो बिंदु इसमें मिले, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है और इसमें भी, तो हम लिख देंगे अतः 12, 15 और 21 का महत्तम समापवर्तक जो होता है HCF वो रहेगा 3। ये आपका आंसर रहेगा, और वही कॉमन फैक्टर निकालना है जो तीनों संख्या को डिवाइड कर सकता है। ये हमने सॉल्व किया। अब आगे देखते हैं, 2 अंक का प्रश्न इसने बोला है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि परिमेय संख्या 35/50 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 35 बटा, इसमें जब भी सॉल्व किया जाता है तो 35 बटा हम लिखते हैं 50, और 50 लिखने के बाद इसका 50 जो हर होगा उस हर का हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो हर का जब एलसीएम निकालते हैं तो 35 बटा, तो 2, इससे 2 से काट देंगे कितनी बार, 25 बार, फिर 5 से, फिर आपका 5 से, 55 25 दूना 50। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 35 की घात 35 ऐसा कैसे 2 और 5 की घात कितनी 2। तो यदि एक नियम होता है 2 की घात n और 5 की घात m में कोई परिमेय संख्या का हर जो रहता है वो रहता है तो वो एक शांत दशमलव कहलाता है। तो हम इसको कह सकते हैं अतः एक ये शांत दशमलव है। ये प्रश्न क्रमांक हमने छठे का और वाला और प्रश्न क्रमांक छठा हमने कवर किया। अब आगे देखते हैं, अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो 7वां जो प्रश्न है आपका 2 अंक का, 7वें प्रश्न में बताया गया है कि x का स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक ज्ञात कीजिए। तो x का स्क्वायर माइनस 3 के शून्यंक कैसे निकालेंगे, तो इसमें a का वर्ग माइनस b का वर्ग का फार्मूला लग जाएगा। तो इस पर हम लिख देंगे √3 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग, तो लिख देंगे हम a माइनस बी और ये लिख देंगे a प्लस बी। तो a यहाँ पर रहेगा आपका मतलब x माइनस √3 और ये हो जाएगा x प्लस √3। ये हमने शून्यंक निकाले। अब शून्यंक मैंने इसके बराबर में 0 मान लेते हैं, तो ये x बराबर तो हो जाएगा √3 और x बराबर माइनस का √3। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। सवाल को हल करना है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से दिया है, पर फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपके सामने छोटे छोटे 2 अंक के ये रख रहा हूँ। अब उसने जो पूछा है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। अथवा वाले में किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए और नीचे दिए गए x के शून्यंक की संख्या, यानी कि हमें x अक्ष को देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा x अक्ष है। x अक्ष पे जहाँ जहाँ इसने क्रॉस किया वो शून्यंक, एक तो यहाँ पर 1, ये 2 और ये 3, तो इसके शून्यंकों की संख्या हो जाएगी px बराबर, अतः शून्यंकों की संख्या 3 है। अब यदि वो y अक्ष का पूछता तो y पे जहाँ क्रॉस किया तो एक जगह क्रॉस किया तो उसके शून्यंकों की संख्या 1 हो जाती। तो ये हमने आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रखे और आपको समझाए, एक्सप्लेन किए। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके सामने ये प्रश्न रख रहा हूँ अगले वाले, तो ये अगले वाले प्रश्न हम बहुत जल्द पार्ट 2 में आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी वार्षिक परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। दोस्तों, वीडियो यदि आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे। इसी प्रकार नए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। जय हिंद साथियों।